नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमन पेपर से संबंधित चर्चा कर रहे थे और उसका एक पार्ट है जिसमें कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं और उसमें अपने एक टॉपिक देखा, राज्यपाल से संबंधित ही। मैं आशा करता हूं कि शायद आपको वो चीज समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार से अब भी आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से पिछली 3 क्लासों से संबंधित आप चर्चा कर सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री और ये मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अपन इसमें देखते हैं। राज्य सरकार, देखो, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक के शासन में अपन ने देखा कि शक्तियों का विभाजन किया हुआ है और शक्तियों का विभाजन इसमें अनुसूची 8 से संबंधित, जो 7वीं अनुसूची से संबंधित अपन ने सारी चर्चा की थी कि कुल मिलाकर के जो सूचियों के अंतर्गत विषयों को डिवाइड किया गया है। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो इसका मतलब यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है और ये जितने भी राज्य हैं वो उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो इसका मतलब एक केंद्र सरकार है, संघ के लिए एक संघ सरकार या केंद्र सरकार है और दूसरी सरकार है राज्य सरकार। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार की व्यवस्था किस में दी गई है? भाग 6 में, और केंद्र सरकार है भाग 5 के अंतर्गत। राज्य सरकार में कुल मिलाकर के 3 पिलर अपन ने देखा। व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा पिलर अपने कार्यपालिका और तीसरा देखा अपने न्यायपालिका से संबंधित। कार्यपालिका में राज्यपाल से संबंधित चर्चा की, अभी मुख्यमंत्री से संबंधित देख रहे हैं। कार्यपालिका में जो औपचारिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख, या उसको बोल सकते हैं ये अपने देश में जो राज्य के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख, तो इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। ये कौन है? ये होते हैं राज्यपाल। तो इन दोनों के बारे में अपन ने देखा, ये है राज्यपाल। और राज्यपाल अपने कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो निर्वहन है वो मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और जो स्थायी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी है उसके माध्यम से पूर्ण करवाता है। दूसरे प्रकार में वास्तविक प्रमुख। वास्तविक प्रमुख सरकार का कौन होता है, जिसे राजनीतिक प्रमुख भी कहा जाता है? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, देखो यहां पे मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं। राज्य सरकार में यदि अपन देखें संवैधानिक प्रमुख है वो होते हैं राज्यपाल। उसके बाद यदि वास्तविक प्रमुख की बात करें, क्योंकि राज्यपाल समस्त शक्तियों का उपयोग है वो मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के माध्यम से करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद वहां पे वास्तविक शक्ति के रूप में मंत्री परिषद हो गई। वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के पास है और उसका मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री है। इसका मतलब सारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी, जिसे अपन परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है, वो होता है मुख्य सचिव। तो ये इस तरीके से पूरा व्यवस्था जो सिस्टम है। संसदीय प्रणाली, केंद्र में भी संसदीय प्रणाली होती है और अपने राज्य सरकार में भी संसदात्मक शासन की तरह पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चलता है। तो देखो, मुख्यमंत्री से संबंधित अपन आज इसमें चर्चा कर रहे हैं।
आर्टिकल 163। देखो, राज्य सरकार है जो कि भाग 6 के अंतर्गत है, केंद्र सरकार जो कि भाग 5 में, इनका संवैधानिक प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो देखो, 163 एक तो, एक 164 और एक 167, इन 3 आर्टिकल को अपने को मुख्यमंत्री से रिलेटेड करके इसमें देखना है। तो पहले आर्टिकल 163 की चर्चा करते हैं इसमें। राज्यपाल के सहयोगी व परामर्श, या इसको सलाह बोल सकते हैं, के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल अपनी कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का उपयोग है, वो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श और उसके सहयोग से कंप्लीट करता है। तो मंत्रिपरिषद के गठन की बात किसमें है? आर्टिकल 163। और इसी में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख या मुखिया कौन होता है? तो वो है मुख्यमंत्री। इसका मतलब मुख्यमंत्री का पद किस में हो गया? आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री का पद। देखो, ये चीज इनडायरेक्टली बोली हुई है कि मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होगा वो होगा मुख्यमंत्री। इसका मतलब मुख्यमंत्री का पद है वो आर्टिकल 163 में। अब देखो, ये मंत्रिपरिषद हो गई और वो सब मिलकर के और एक मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 164 एक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अब इस शब्द को अपने को देखना है कि आर्टिकल 164 क्या बोलता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो करेगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सही मायने में यदि अपन देखें पॉलिटिकल साइंस से, भले ही आप कितनी भी पढ़ सकते हैं परंतु उसको याद नहीं किया जा सकता, उसको समझा जाता है। और उसका प्रत्येक शब्द है वो एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं उसमें मायना रखता है। ये शब्दों का खेल है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि मुख्यमंत्री को निर्वाचित या मनोनीत ने किया जाकर के और नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल। अब देखो, राज्यपाल किस तरीके से नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल क्या करते हैं? बहुमत दल के नेता को, यहाँ पे सीएम नियुक्त किया जाता है। अब इससे संबंधित जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं जिसमें बहुदलीय प्रणाली के अकॉर्डिंग बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलता है वो उम्मीदवार विजयी हो जाते हैं। अब उस विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के सीटें हैं कितनी? अपन राजस्थान विशेष से चर्चा करें। राजस्थान में विधानसभा की सीट है 200। कितनी सीट है? 200। और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। यह है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान में ये विधानसभा की सीट, ये लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10।
अपन विधानसभा से संबंधित चर्चा करें कि बहुदलीय प्रणाली के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं, दलों के उम्मीदवार खड़े होते हैं। अब जिस दल को बहुमत मिलता है, बहुमत का मतलब ये हुआ कि जिसको जैसे 200 सीट है और 200 में 100 प्लस, जिस दल को 100 प्लस सीटें मिलेगी उस दल की सरकार यहाँ पे बनती है। अब मान लो किसी दल को स्पष्ट या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, कहने का मतलब 100 से कम सीट मिलती है, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकारें बनती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक दल मिलकर के और फिर ये 100 प्लस का टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गठबंधन की सरकार वहां पे बनती है। तो होगा क्या, मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल किनको नियुक्त करेगा, जिनको बहुमत दल का नेता होगा, जिनको पूर्ण बहुमत मिला है उसको राज्यपाल सीएम नियुक्त कर देगा। अब देखो नियुक्ति में और क्या बातें अपने को याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ना किसी प्रकार का गठबंधन बन रहा है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करते हुए जो सबसे बड़ा दल है जिसको ज्यादा सीटें मिली हैं उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे मान लो कि किसी दल को 70 सीट मिली 200 में से, और सभी जितने भी दल हैं छोटे दल हैं तो उनको सीटें मिली कम, तो जिसको ज्यादा सीट मिली है उस दल के नेता को सीएम बनने के लिए, सीएम नियुक्त करने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। अब होगा क्या कि सदन के अंतर्गत ही एक माह में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, या इसको अपन बोल सकते हैं बहुमत साबित करना होगा, बहुमत साबित करना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में बड़े दल के नेता को या जो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को जब सीएम नियुक्त करते हैं तो उस सीएम को बहुमत साबित करना पड़ेगा। एक माह के अंदर, एक माह के अंदर अंदर उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा, और एक माह में यदि सीएम ने बहुमत साबित नहीं किया तो ऐसी स्थिति में सीएम को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट, अब देखो सीएम बन कौन सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे योग्यता। सीएम बनने के लिए योग्यता क्या है, मैंने आपको बताया कि सीएम क्या होता है, एक विधायक होता है, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य होता है। जो विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो शर्तें हैं सेम वो की वो शर्तें किसके लिए लागू होती हैं, सीएम बनने के लिए योग्यता होती है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र की आयु सीमा की बात करें तो वो 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 25 वर्ष पूर्ण। ऊपर तो कितनी भी ज्यादा हो सकती है परंतु कम से कम 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ में यदि निवासी की बात करें तो वो भारत का निवासी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही यहाँ का नागरिक हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसी जरूरत नहीं है, परंतु वो एट प्रेजेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसका मतदाता सूची में नाम है, इसका मतलब वो क्या है, भारतीय नागरिक है। तो इन चीजों को अपने को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अब ये एक बात आती है कि मान लो कोई भी कैंडिडेट है वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो क्या उसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये शर्त आवश्यक है
मुख्यमंत्री बनने के लिए कि वह विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। कौन सी शर्तों से गए? विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना है। इसमें सीएम जितना भी अपन पार्ट पढ़ेंगे वो ज्यादातर डिटेल से संबंधित है। इसमें डेटा कम है और थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज्यादा है। तो इसमें देखना है अपने को कि सीएम वही व्यक्ति बन सकते हैं जो विधानमंडल का सदस्य हो। विधानमंडल का मतलब यहाँ पे हुआ कि किसी राज्य में या तो एक सदनात्मक विधानमंडल है या फिर द्विसदनात्मक है। या तो एक सदन है या फिर दो सदन है, द्विसदनात्मक है। एक सदन है तो वहां पे कौन सा सदन होगा? विधानसभा। विधानसभा होगा जिसे अपन निम्न सदन के नाम से जानते हैं। यदि द्विसदनात्मक है तो ऐसी स्थिति में एक सदन होगा विधानसभा और दूसरा सदन होगा विधान परिषद। विधान परिषद अपने संसद तो द्विसदनात्मक है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। यदि विधानमंडल एक सदन है तो विधानसभा, दो सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। और दो सदन वाला सिस्टम अभी भारत में वर्तमान में देखें, देखो ये आंकड़े चेंज होते रहते। अभी 8% अपन पढ़ा रहे हैं, तब ये है 6। कुल मिलाकर के 6 राज्यों के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जैसे अपन संसद शब्द बोलते हैं केंद्र के लिए, वैसे ही राज्य में होता है विधानमंडल। उसके बाद जैसे लोकसभा बोलते हैं वैसे यहाँ पे विधानसभा, जैसे राज्यसभा बोलते हैं वैसे विधान परिषद। इस तरीके से जैसे राष्ट्रपति उसके इक्वल हो गया राज्यपाल राज्य में। जैसे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यपालिका का मुख्य है, उसी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। तो मैंने आपको यहां पे बताया कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए मुख्यमंत्री। मान लो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, क्या चीज बोली कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य। देखो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को यदि मंत्री बनाया है या फिर मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर ही विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। या तो विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं या विधान परिषद का। परंतु ये विधान परिषद उस स्थिति में केवल 6 राज्यों में जहां पे द्विसदनात्मक है। अपने राजस्थान की बात करें तो कोई भी व्यक्ति सीएम बनेगा तो वो विधानसभा का 6 महीने में सदस्य बनना आवश्यक है, चाहे उपचुनाव के माध्यम से बने या अन्य कोई सीट खाली करवा करके फिर वहां पे उपचुनाव होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। उसके लिए वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, परंतु उसको 6 महीने में कंपलसरी है कि विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अब एक बात यह है कि जो मुख्यमंत्री बनता है क्या वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए? तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है वो विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है
और विधान परिषद का भी हो सकता है, विधान परिषद का। कहने का मतलब सीएम बनने के लिए या तो विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, कोई भी सदस्य सीएम बन सकता है। ये चीजें बहुत इजी लगती हैं। जैसे कोई भी एक कथन आता है कि विधान परिषद के सदस्य को सीएम बनाया जा सकता है, तो अपने से क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ऐसे करके अपन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक बात को अपने को ध्यान रखना है कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का भी सदस्य है तो वो सीएम बन सकते हैं, और यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो सदस्यता ग्रहण कर लेगा। ये चीज कंपल्सरी है। नेक्स्ट ये अब बात आती है इसमें आर्टिकल 164(2). मंत्रिपरिषदें सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आपने ये शायद पढ़ रखे हैं कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है वो होती है विधानसभा के प्रति। अब इस चीज को अपने को समझना है कि सामूहिक रूप क्या है और व्यक्तिगत रूप क्या है। तो सामूहिक रूप का मतलब ये होता है कि सारे के सारे मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद का आकार ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये निम्न सदन का 15% होता है। देखो इस चीज को अपने आगे जब मंत्रिपरिषद देखेंगे तब पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के पैसे जो प्रति कैसे उत्तरदायी है। इसका रीजन ये होता है कि मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक उसे विधानसभा के अंतर्गत विश्वास मत हासिल है या फिर बहुमत में है सरकार। यदि बहुमत सरकार के पास नहीं है या सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है या फिर सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वहां पे मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो अपने को इस चीज को मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसे अपन बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि विधानसभा जब तक चाहेगी, विधानसभा का मतलब विधायक है, जब तक बहुमत मिलेगा तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, और जब उसके पास बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। यह बात हुई सामूहिक रूप से। दूसरा होता है व्यक्तिगत रूप से। मंत्रिपरिषदें व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो है राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति। सामूहिक रूप का मतलब अपन ने देखा सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि विधानसभा में यदि मुख्यमंत्री को बहुमत हासिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र ही देना पड़ेगा। और यदि त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे। मुख्यमंत्री जैसे ही हटेंगे तो पूरी मंत्रिपरिषद
ऑटोमेटिक ही हट गई, उसको अलग से किसी प्रकार के त्याग पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों को अपने को याद रखना है। व्यक्तिगत रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपने देखा 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत निम्न सदन का मंत्री परिषद का आकार होता है 15%। ये मुख्यमंत्री सहित है। जैसे राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा की, तो 200 का 15% कितना होता है? तो ज्यादा से ज्यादा इतने मंत्री इसमें मुख्यमंत्री सहित ही बन सकते हैं। कहने का मतलब 200 का हो गया 30। यदि नंबर के हिसाब से देखें तो राजस्थान में मैक्सिमम 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। यदि मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद पूरी क्या हो गई, उसका त्यागपत्र लिया हुआ मान लिया जाता है। कहने का मतलब वो पूर्णतः क्या हो गई, बर्खास्त हो गई। व्यक्तिगत रूप में इसलिए वहां कि जैसे मान लो कि मुख्यमंत्री के विश्वास तक सारी मंत्री परिषद काम करती है, और मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री है, उस मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है मुख्यमंत्री के परामर्श पर। मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को हटा सकता है पद से। इसलिए व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल इसके प्रति उत्तरदायी है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिर है आर्टिकल 164(3). मुख्यमंत्री को शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आप कमेंट करके बताएं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। देखो, मुख्यमंत्री को शपथ ही राज्यपाल दिलाता है। ये चीज है आपके आर्टिकल 164(3) में। और इस शपथ का प्रावधान आपके किस में मिलता है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 का संबंध, अनुसूची 3 में क्या है? संवैधानिक पदों की शपथ से संबंधित बात है। तो ये शपथ है जो अनुसूची 3 से संबंध रखता है, और आर्टिकल 164(3) में मुख्यमंत्री की शपथ है जो कि राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री शपथ में लेते क्या हैं? तो इसमें किसकी शपथ होती है? पद और गोपनीयता की शपथ। पद प्लस गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ। देखो, इसमें थोड़ा देखते हैं अपनी कि मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ में अन्य मंत्री भी हैं, प्लस मंत्री भी। मुख्यमंत्री और मंत्री सबको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। और ये शपथ लेते किसके हैं? शपथ में ये चीज प्रारूप रहता है कि ये संविधान की शपथ लेते हैं, और ये शपथ लेते हैं कि भारत की प्रभुता अखंडता की शपथ लेते हैं, और शपथ लेते हैं कि किसी प्रकार के अनुराग की, किसी प्रकार की द्वेष भावना के बिना, बिना किसी पक्षपात के सभी लोगों के प्रति आदर भाव और न्याय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की होगी। कहने का मतलब इस प्रकार की शपथ लेते हैं, परंतु ये मात्र क्या होती है? शपथ है। न कि इस प्रकार का अनुसरण वो लोग करें, तो करना चाहिए परंतु करते नहीं। तो इस प्रकार से अपन इसमें चर्चा की। नेक्स्ट देखो आप ही, तो शपथ की बात आ गई, राज्यपाल इसमें दिलाते हैं। फिर अपन देखते हैं इसमें पद से हटाना। पद से हटाना, देखो पद से किस प्रकार से हटाते हैं। पहली बात तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल की यदि चर्चा करें, कार्यकाल, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं है।
निश्चित नहीं है, सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। देखो अब इसको एक अलग तरीके से इसमें देखना है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं है। इस प्रकार का संविधान में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता है जब तक विश्वास मत उसको हासिल है। जब बहुमत नहीं है उसके पास तो मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। भले ही उसमें मुख्यमंत्री एक बार कोई अलग बन गया, उसके बाद और बन गया, 3 4 जितने भी बने, परंतु सीएम का कार्यकाल फिक्स नहीं है। जबकि विधानसभा है वो 5 वर्ष तक, उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक है। ऐसे नहीं है कि स्थायी है कि उसको 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा ही। विधानसभा को भी राज्यपाल भंग कर सकता है, परंतु उसका कार्यकाल है वो दिया हुआ है कि विधानसभा कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है। अब देखो पद से कैसे हटा सकते हैं मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री अपने पद से इस तरीके से हट सकता है। पहला जो तरीका है वो है त्याग पत्र। त्याग पत्र, मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और त्याग पत्र देंगे किसको? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं, अन्य मंत्रियों को भी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, और ये राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देते हैं, न कि विधानसभा के अध्यक्ष को। ये याद रखना आपको। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। फिर है कि इनको पद से भी क्या हटाया जा सकता है इससे पहले भी। तो एक के जो कथन है वो बोलता हूं आपकी कि राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये बात पूर्णतः क्या है? गलत है। कि राज्यपाल स्वविवेक से किसी भी मुख्यमंत्री को कार्यकाल से पहले नहीं हटा सकता। उसके लिए वो विवेक का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कौन सी शर्त है? तो वो देखते हैं अपन इसमें। किसी भी मुख्यमंत्री को पद से निम्न कंडीशन में हटाया जा सकता है। पहली कंडीशन है विश्वास मत प्राप्त ना हो। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। देखो ये 2 कंडीशन है जिसमें मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटा सकते हैं। पहला कौन सा है? यदि राज्यपाल को लगे कि दल बदल के कारण से या फिर अन्य किसी कारण से कि जो सदस्य हैं वो निर्योग्य हो गए, या दल बदल के कारण से हो, या अन्य प्रकार की योग्यता से वो वंचित हो गए हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को इस प्रकार से लगे कि अब प्रेजेंट के सीएम के पास बहुमत नहीं है। कहने का मतलब विधानसभा में उसके पास 100+ का बहुमत नहीं है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो जब उसको विश्वास मत सदन में नहीं है, बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सीएम को राज्यपाल हटा सकते हैं। एक बात तो ये, या तो राज्यपाल के जो सीएम क्या होंगे कि खुद त्याग पत्र दे देंगे। सीएम को लगेगा कि अपने पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में या तो खुद त्याग पत्र देंगे, या क्या होगा कि राज्यपाल सीएम को पद से बर्खास्त कर देगा। तो ये कंडीशन इसमें होती है। दूसरी है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है, और ये भी कहां पे लाया जाता है? विधानसभा में, न कि विधान परिषद में। विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, बल्कि केवल और केवल ये विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है, जब विपक्ष को लगे कि जो भी सीएम है उसके पास बहुमत नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सीएम को त्याग, जैसे ही पारित हो गया सदन से, तो सीएम की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, पद से इस्तीफा दे देगा। अन्यथा यदि इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल उनको उनके पद से बर्खास्त कर देगा। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कंडीशन है जिनमें राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। परंतु इसके विपरीत देखें, सीएम के पास विश्वास मत हासिल है और अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो सीएम के पास बहुमत होते हुए राज्यपाल सीएम को किसी भी तरीके से पद से नहीं हटा सकता। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता। उसके लिए मंत्री को हटाना है तो सीएम उसमें सिफारिश करेगा, परामर्श देगा, तब ही किसी मंत्री को हटाया जा सकता है। तो इसमें यह भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, अब अपने इनसे संबंधित जो आर्टिकल है 164 4, कोई भी सदन का जो सदस्य 6 माह से सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य भी नहीं है, मंत्री परिषद का सदस्य भी नहीं होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें ये बात दी हुई है कि सदन में कोई भी, जैसे विधानसभा का सदस्य है और वो 6 महीने से उस सदन का सदस्य नहीं है किसी कारणवश है, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री भी नहीं है और न ही वो मुख्यमंत्री है। कहने का मतलब 6 महीने से ज्यादा समय यदि वो वंचित हो गया सदस्यता से, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्री या मुख्यमंत्री पद से भी वो हट गया, या तो त्यागपत्र दे देगा, अन्यथा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो, मुख्यमंत्री के अन्य किस प्रकार के कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास। पावर एंड ए फंक्शन ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से पावर है। तो पहले चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री का दायित्व है किसमें है, आर्टिकल है 167, मुख्यमंत्री का दायित्व है या कर्तव्य। कर्तव्य, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को दो बातें याद रखनी है। मुख्यमंत्री का ये डायरेक्ट आता है कि मुख्यमंत्री का दायित्व या कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 167, या फिर राज्यपाल व मंत्री परिषद, राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य योजक कड़ी का काम कौन करता है, सीएम। तो ये भी अपने को याद रखना है। आर्टिकल 167 में ये बात है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, और आर्टिकल 200 के अंतर्गत अपने देखा था राज्यपाल के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं
उनका अंततः अधिकार राज्यपाल के पास है। कोई भी विधेयक कानून का रूप तब लेते हैं जब राज्यपाल उस पे अनुमति दे देता है। कहने का मतलब राज्यपाल के साइन हो जाते हैं तब। अब इसमें क्या होगा, राज्यपाल के पास इस प्रकार का अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से समय समय पर प्रशासनिक और विधायी विषय से संबंधित जानकारी मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का भी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि आर्टिकल 167 के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित या कोई प्रशासनिक मुद्दा है कि राज्य के अंतर्गत किस जगह किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, तो वो जानकारी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह राज्यपाल को अवगत करवाए। जो राज्यपाल किसी मंत्री का जो मुद्दा है और उस मंत्री के विचार को मंत्री परिषद में रखवाने का निर्णय कर सकते हैं कि उस पे सभी मंत्री परिषद मिलकर के विचार करें। कहने का मतलब ये हुआ कि समय समय पे मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि सारी जानकारियों से अवगत करवाए किसको, राज्यपाल को। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में मध्यस्थता का काम कौन करता है, सीएम। तो ये अपन इसके अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद ये और मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का डिवाइडेशन करता है। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। देखो इसको मैं वैसे बता देता हूं। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। उनके बीच में विभागों का बंटवारा भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। और ये मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को बर्खास्त करने के लिए जो परामर्श है वह भी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को देता है। तब राज्यपाल उस सदस्य को हटा देता है। दूसरी बात अपने ये देखा कि राज्यपाल सदन के सत्र को आउट करता है और सत्रावसान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधानसभा के सत्र को आउट और सत्रावसान करने के लिए जो बोलता है वो है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के कहने पे ही इस प्रकार का काम होता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद की बैठक हो या मंत्रिमंडल की बैठक हो, वो सारी की सारी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ मंत्री इस मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो ये कुछ बातें हैं जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य हैं। मुख्यमंत्री का पावर से संबंधित मेन जो आर्टिकल है 167, ये मध्यस्थता का काम करता है। अन्य प्रकार के कार्यपालिका से संबंधित, विधायिका से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल करता है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। सरकार की जो भी नीति है किसी भी प्रकार की, उन सभी नीतियों को सदन के समक्ष रखवाने का काम है वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। समय समय पे राज्य के अंतर्गत किस प्रकार की वेलफेयर नीतियों को जारी किया जाएगा, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आनी चाहिए, वो सारी की सारी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। तो इसमें ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मुख्यमंत्री कौन कौन से विभागों के अंतर्गत
अध्यक्ष या फिर उनके सदस्य होते हैं। तो देखो सीएम किस विभाग में अध्यक्ष व सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य या सदस्य होते हैं। जैसे राज्य आयोजना विभाग, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, नियोजन विभाग, राजस्थानी आर्थिक परिवर्तन सलाहकारी बोर्ड, सलाहकारी बोर्ड। देखो आप किसी भी राज्य के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री हैं वो निम्न विभागों के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं। राज्य आयोजना विभाग नहीं है, ये है बोर्ड। आयोजना बोर्ड, तो इनका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। राज्य के आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नीति आयोग, इसके बारे में अपन ने देखा 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग की जगह। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इनके सदस्य समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो वो भी नीति आयोग के सदस्य हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, ये आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद के ये जो सीएम होते हैं जितने भी राज्यों के, वो होते हैं सदस्य। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष की यदि अपन बात करें तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, इनके अध्यक्ष पीएम होते हैं, जबकि समस्त राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं, एनडीसी। क्षेत्रीय परिषद, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। ये अपने राजस्थान के अंतर्गत नहीं है, कई राज्यों के अंतर्गत होता है। नियोजन विभाग, नियोजन विभाग का भी अध्यक्ष सीएम होता है। और नियोजन विभाग बना कब था? जुलाई 1953, जुलाई 1953। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसकी बात है, जुलाई 1953 में बना था। इस प्लानिंग जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम। इसके बाद ये राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकारी बोर्ड, ये बोर्ड बना है, राजस्थान की चर्चा है केवल। ये 7 मार्च 2020 को बना। और इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम, सीएम ऑफ राजस्थान। देखो
ये कुछ बोर्ड हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्य सीएम होते हैं, जिसमें अपन ने चर्चा की। राज्य आयोजना बोर्ड, इसका अध्यक्ष सीएम होता है। नीति आयोग के सदस्य सीएम होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद जो आर्टिकल 263 में, उसके सदस्य भी सीएम होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका सदस्य समस्त राज्यों के सीएम होते हैं। क्षेत्रीय परिषद, इनका अध्यक्ष भी सीएम होते हैं। नियोजन विभाग, इनका अध्यक्ष सीएम होता है। और राजस्थान के लिए स्पेशली, जो कि 7 मार्च 2020 को राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकारी बोर्ड बना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राजस्थान का सीएम, कहने का मतलब मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो ये कुछ बातें अपने मुख्यमंत्री से संबंधित चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपके ये चीज एकदम समझ में आई होगी। अब कुछ देखो, आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो उसका असर बताऊं मैं आपको कितना कैसे होता है। किसी भी जगह से आप पेड बैच चाहे लाख रुपए का हो, उसका असर 10 दिन से ज्यादा मेरे हिसाब से तो अपने दिमाग में सेट नहीं होता, चाहे कोई सी क्लास हो। 10 दिन बाद में क्या होगा, उसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा। और जब आप 10 दिन बाद में रिवीजन करेंगे, तब जाकर के वो दिमाग में धीरे धीरे सेट होने लगेगी बात। और होगा क्या कि 1 महीने बाद में यदि आपने किसी टॉपिक को छोड़ दिया और उसको 3 माह बाद में संभाल रहे हो परीक्षा के नजदीक, तो शायद ही उसमें से 40% आपको मिट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ो कहीं से भी चाहिए, परंतु मेन जो बात है वो है कि आपने याद कितना किया, आपके वो चीज समझ में कितनी गई, आपने वीडियो को देखा किस प्रकार से। देखो, जो सिलेक्शन होते हैं वो होता नहीं है, बल्कि सिलेक्शन को लेना पड़ता है। और इसमें देखो, छोटी मोटी एग्जाम होती है तब तो क्या पता हो भी जाए सिलेक्शन, पर कोई बड़े स्तर की एग्जाम होती है तो उसके तह तक जब समझते हैं तब जाकर के अपना फाइनल सिलेक्शन होता है। अब ये नहीं है कि मैं आपको किसी तरीके से कोई डिमोटिव कर रहा हूँ। मेन चीज ये मोटिवेट करने का मतलब क्या हुआ कि अपने वो चीज असर रहेगा ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, और 1 दिन के बाद में आपकी जैसी दिनचर्या आप उसी के अनुसार चलोगे, और फिर क्या होगा, आप अपने तरीके से समझोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शायद तक विद्यार्थी जीवन में आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। जब आपको फ्री में मैटर मिल रहा है तो आराम से उस चीज को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो रही है तो आपको इतनी छूट दे दी कि आप ये किसी भी समय या तो कॉल करके या फिर कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री से संबंधित एक क्लास और होगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के परिचय से संबंधित। धन्यवाद।